Now today we will deal with section 8. The first point that I would like to elaborate is motive. What is motive? Now motive is an emotion which impels a man to do a particular act. ठीक है? It is an emotion which impels a man to do a particular act, or in other words, motive is something which prompts a man to form a particular intention. ठीक है? Something which prompts a man to form a particular intention. आप अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो आप बेसिकली यही लिखिएगा, मोटिव इज एन इमोशन विच इम्पेल्स अ मैन टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, क्योंकि ये जुडिशियल डेफिनेशन है. ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए दूसरे शब्दों का यूज़ कर रहा हूँ. अब ऐसे मोटिव को इमेजिन करिए. अब मोटिव को एंड गोल मानिए और इंटेंशन को मीन्स मानिए. ठीक है, अब आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ कि लेट अस सपोज देयर इज अ अंकल एंड ही हैज़ अ नेफ्यू. द अंकल इज चाइल्डलेस. By that I mean he has no heir, and the nephew dreams of succeeding the property of his uncle. One day the uncle adopts a son. The nephew flies into rage because the uncle now has an heir and now the nephew cannot inherit the property. So what the nephew does is that he murders the adopted son with a view to accelerate succession of property towards him. Now, here, his intention was to commit murder, but his motive was what? To inherit the property. His motive was to inherit the property. ठीक है, I think that is fairly simple to understand. Secondly, the second principle of motive that I would like to tell you is that the impelling cause need not be necessarily proportional to the crime. ये भी याद रखिएगा कि मोटिव का क्राइम से प्रोपोर्शनल होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर किसी ने भी क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस किया है तो दे विल फाइंड कि बहुत ग्रेवेस्ट ऑफ द ग्रेवेस्ट क्राइम्स आर कमिटेड फॉर वेरी ट्राइफलिंग ऑफ मोटिव्स. छोटे छोटे मोटिव के लिए भी बहुत बड़े बड़े क्राइम हुए हैं. कि लेट अस सपोज ऐसे ऐसे इंस्टेंस भी हुए हैं जहाँ पे वाइफ ने खाने में नमक कम डाला और हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया इसी बात पे, बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ हैविंग हिज फूड टेस्ट ब्लैंड. ये भी एक छोटा सा मोटिव था. तो देखिए मोटिव कितना माइनर है पर एक्ट कितनी बड़ी है, क्राइम कितना बड़ा है. क्राइम मर्डर का है पर मोटिव तो बहुत छोटा है. अरे भाई खाने में नमक कम था तो नमक डाल लेते, किसी को मारने की क्या ज़रूरत थी. यू गेटिंग माई पॉइंट. सो हमेशा याद रखिएगा, एडिक्वेसी ऑफ मोटिव को कंसिडर मत करिएगा, सिर्फ मोटिव कंसिडर करिए. इट इज़ नॉट द एडिक्वेसी ऑफ मोटिव विच इज़ रेलिवेंट फॉर लॉ, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ मोटिव विच इज़ रेलिवेंट फॉर लॉ. ठीक है, मैं फिर रीइटरेट करता हूँ. इट इज़ नॉट द एडिक्वेसी ऑफ द मोटिव बट द एग्जिस्टेंस ऑफ मोटिव विच इज़ रेलिवेंट फॉर लॉ. Now the third principle of motive is that since motive is in the mind of the accused person, it does happen often that motive remains undiscoverable. ठीक है, मोटिव कभी मिलता नहीं है क्योंकि अक्यूज्ड के दिमाग में. अगर अक्यूज पर्सन किसी का मर्डर करता है और एक आई विटनेस ने देख लिया, तो अगर जज पूछता है कि किस मोटिव से उसने मर्डर किया है अक्यूज ने, और अक्यूज नहीं बताता, तो प्रोसिक्यूशन को भी कैसे पता चलेगा कि मोटिव क्या है जब तक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ना दिख जाए कि अच्छा ये मोटिव था, ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करना चाहता था या कोई दूसरी चीज़ करना चाहता था. लेकिन मान लीजिए कोई भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है, देन द मोटिव वुड रिमेन अनडिस्कवरेबल, है ना. तो देखिए लॉ इसी पॉइंट पे ये कहता है कि अगर क्राइम प्रूव हो गया है और मोटिव नहीं प्रूव हुआ है, then in that situation it wouldn't matter, the accused person would still be convicted. तभी लॉ इंटेंशन को देखता है, मोटिव को नहीं. मोटिव रेलेवेंट है बट मोटिव इज नॉट अ साइन qua non, or in other words an essential condition in order to secure a conviction of the accused person. ये भी बात याद रखिएगा, मोटिव इज नॉट साइन qua non in order to secure conviction. अब एक और पॉइंट बताता हूँ मोटिव को लेके कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे जब केस बेस्ड होता है तो मोटिव थोड़ी इंपॉर्टेंस अज्यूम कर लेता है, बिकॉज इट फॉर्म्स अ लिंक इन द चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस.
ठीक है, अगर मान लीजिए क्राइम का कोई आई विटनेस नहीं है और केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में है, केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस है, देन द मोटिव वुड अज्यूम इंपॉर्टेंस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है मोटिव की, बिकॉज इट फॉर्म्स अ लिंक इन द चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेज। In fact, there is a maxim among the investigative authorities, ये पुलिस एजेंसीज में एक मैक्सिम बताई जाती है कि सस्पेक्ट दोज टू whom क्राइम बेनिफिट्स, उन पे शक करो जिसको क्राइम बेनिफिट देता है। ठीक है, तो यही कहते हैं। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे अगर कोई केस बेस्ड होता है तो वहाँ पे मोटिव की काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, बिकॉज that lends additional support to the finding that the accused might be guilty of an offense। ठीक है, circumstantial evidence में बाकी सारे एविडेंसेस के साथ साथ मोटिव भी एक लिंक बन जाता है। लेकिन पर कॉन्ट्रा, if let us suppose an eyewitness has seen the instance of murder and the prosecution is unable to prove the motive, then what will happen? In that situation, the motive will not assume importance because the eyewitness has seen murder. So the law, for the purpose of conviction, would not give much relevance to motive. In other words, even though the motive would be relevant and admissible, but the weight to be attached to motive would be of a very weak value। ठीक है, वेट उसका बहुत बेकार हो जाएगा। सो याद रखिएगा, मोटिव इंपॉर्टेंस अज्यूम करता है व्हेन द केस इज बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, बट व्हेन द केस इज प्रूव्ड बाय ओक्यूलर टेस्टिमनी और बाय डायरेक्ट एविडेंस, देन इन दैट सिचुएशन मोटिव वुड नॉट अज्यूम इंपॉर्टेंस। तो अगर कोर्ट पता भी नहीं लगा पाया कि मोटिव क्या है अक्यूज्ड का, तब भी कन्विक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के केस में ही बाकी के सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सिर्फ अक्यूज्ड की गिल्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं और कोर्ट को मोटिव नहीं मिल पा रहा, इवन देन द कन्विक्शन कैन बी डन ऑफ अक्यूज्ड। ये बात याद रखिएगा। हाँ, ये है मोटिव इज अ लिंक इन द चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस, पर कभी भी मत मानिएगा इट इज़ अ साइन क्वा नॉन कि इट इज़ एन एसेंशियल कंडीशन कि अगर ये नहीं मिला तो कन्विक्शन नहीं होगा। ऑलवेज रिमेंबर, द लॉ पनिशेज इंटेंशन बट नॉट द मोटिव। For the purpose of law, motive is by and large irrelevant। तो चाहे आपका गुड मोटिव हो या बैड मोटिव हो, लॉ बस इतना देखेगा कि आपका इंटेंशन क्या था while you were committing the crime। और अगर लॉ ने पा लिया कि आपका इंटेंशन खराब था, that is punished by a penal statute, then the law will accordingly hold you guilty even though you might have had a very good motive। ठीक है, अभी मैं इसका भी इलस्ट्रेशन आपको देता हूँ। नाउ लेट अस अज्यूम कि अ मैन किल्स हिज स्टार्विंग फैमिली फॉर वांट ऑफ फूड एंड ही सिंसियरली बिलीव्स दैट हिज फैमिली विल मूव ऑन टू अ बेटर वर्ल्ड, हिज फैमिली विल मूव ऑन टू द हेवन एंड देयर वुड बी नो सफरिंग फॉर देम एनी मोर। So here when the man is killing his starving family, his intention is bad, his intention is punishable, but his motive is good. Then what would the law do? The law would punish this person because the law punishes intention, not the motive. Similarly, a man who dishonestly steals a bread in order to get away from starvation and then motivates himself to pay later for bread when his circumstances are all right, he would be still guilty of theft, notwithstanding the motive। ठीक है, he would be guilty of theft, notwithstanding कि उसका जो भी अच्छा मोटिव हो। तो अच्छा मोटिव हो, बुरा मोटिव हो, लॉ इससे कंसर्न नहीं है। रेलेवेंट है मोटिव, लेकिन अगर इंटेंशन प्रूव हो गया कोर्ट के अंदर कि इनका इंटेंशन मर्डर करने का था या इनका इंटेंशन ये ऑफेंस करने का था, तो फिर प्रेजेंस ऑफ अ गुड मोटिव और बैड मोटिव वुड नॉट अफेक्ट द पावर ऑफ द कोर्ट टू रिकॉर्ड अ कन्विक्शन। ये बात याद रखिएगा। ऑलवेज रिमेंबर द मैक्सिम एक्टस नॉन फैसेट्रियम निसी मेंसिट रिया। ऐसे तो ये है आईपीसी का टॉपिक, लेकिन मैं एक बार फिर रीइटरेट कर देता हूँ। इसका मतलब है एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी अनलेस देयर इज अ क्रिमिनल इंटेंट। ठीक है,
इस मैगज़ीन में कहीं पे भी मोटिव की बात नहीं की गई है, यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन की बात की गई है। तो याद रखिएगा कि द लॉ विल पेनलाइज इंटेंशन, नॉट द मोटिव। So now we can deal with a few case laws on this point. Now the first is Nathani Yadav versus State of Bihar, decided by Supreme Court on 20th December 1996. Here the Supreme Court said that motive for doing a criminal act is generally a difficult area for the prosecution because one cannot normally see into the mind of another. Motive is the emotion which impels a man to do a particular act. Such impelling cause need not necessarily be proportional to the crime. Many murders have been committed without any known or prominent motive. It is quite possible that impelling factor would remain undiscoverable. Similarly, Lord Chief Justice Campbell struck a note of caution in Reg versus Palmer and said, but if there be any motive which can be assigned, I am bound to tell you that the adequacy of that motive is of little importance. We know from the experience of criminal courts that atrocious crimes of myriad sorts have been committed for a very slight motive, not merely from malice and revenge, but to gain a small pecuniary advantage and to drive off a time-pressing difficulties. So, referring to this judgment, the Supreme Court said that though it is a sound proposition that every criminal act is done with a motive, it is an unsound proposition to suggest that no criminal act can be presumed unless motive is proved. After all, motive is a psychological phenomena. Mere fact that the prosecution failed to translate that mental disposition of the accused into evidence does not mean that no such mental condition existed in the mind of the assailant. मतलब आप समझ रहे होंगे कि प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया मोटिव, दैट वुड बी इररिलेवेंट। अगर बाकी के एविडेंस से प्रूव हो जाता है कि अक्यूज ने क्राइम कमिट किया है, तो एब्सेंस ऑफ मोटिव वुड नॉट बेनिफिट द अक्यूज्ड। ये सिर्फ एक पॉइंट बनता है उसके डिफेंस में, लेकिन अगर बाकी चीज़ें पॉइंट कर रही हैं अक्यूज की गिल्ट को, तो मोटिव का होना ना होना कोर्ट के लिए फिर रिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में मैं बता ही चुका हूँ कि मोटिव अज्यूम्स अ ग्रेट डील ऑफ इंपॉर्टेंस, पर वहाँ पे भी अगर बाकी एविडेंस इशारा कर रहे हैं कि अक्यूज्ड इज गिल्टी, तब भी द कोर्ट वुड रिकॉर्ड द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। ठीक है, और अगर किसी आई विटनेस ने क्राइम करते हुए देख लिया तो मोटिव के क्वेश्चन में जाना ही रिलेवेंट हो जाता है कोर्ट के लिए। कोर्ट कहता है अब क्राइम प्रूव हो चुका है, तब उसमें हम मोटिव पे जाके क्या करेंगे। तो अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन इस केस में मोटिव नहीं प्रूव कर पाता, तो कोर्ट कहेगा कोई बात नहीं, आई विटनेस ने डिपोज कर दिया है कोर्ट के सामने, एंड द कोर्ट बिलीव सच आई विटनेस, सो दैट वुड बी एनफ फॉर द कोर्ट टू रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन। द नेक्स्ट केस दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू इज एटली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। Now in this case, it was held by the Supreme Court that it is true that where there is a clear proof of motive of the crime, that lends additional support to the finding of the court that the accused was guilty. But absence of clear proof of motive does not necessarily lead to the contrary conclusion. In some cases, it may not be difficult to establish motive through direct evidence, while in some other cases, inferences from circumstances may help in discerning the mental propensity of the person concerned. There may also be cases in which it is not possible to disinter the mental transaction of the accused which would have impelled him to act. No proof can be accepted in all cases as to now the mind of the accused worked in a particular situation. Sometimes it may appear that the motive established is a weak one, but that by itself is insufficient to lead to any inference adverse to the prosecution. याद रखिएगा, ये प्रिंसिपल कॉमन है कोर्ट के लिए। इट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ द मोटिव विच इज़ रेलेवेंट, नॉट द एडिकेसी ऑफ इट। छोटा मोटिव हो, बड़ा मोटिव हो, कोई बात नहीं, एग्जिस्टेंस है मोटिव का, रेलेवेंट है। एडिक्वेसी नहीं, उसको ज़्यादा कोर्ट कोई वेट अटैच नहीं करता, क्योंकि कोर्ट के एक्सपीरियंस में कोर्ट ने देखा है कि बहुत छोटे छोटे मोटिव्स के लिए बहुत बड़े बड़े क्राइम्स किए गए हैं। कभी कभी तो 2-2 रुपए के लिए, 1-1 रुपए के लिए मर्डर हुए हैं। तो कोर्ट ने अपनी प्रैक्टिस में ही ये
प्रिजम्पशन हटा दिया कि एडिक्वेसी ऑफ मोटिव इज ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस। कोर्ट ने कहा एडिक्वेसी नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ मोटिव इज ओनली रेलेवेंट। अब इन्हीं सब प्रिंसिपल्स को इंडियन एविडेंस एक्ट ने भी इनकॉर्पोरेट किया। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूँ इंटेंशन और मोटिव पे, क्योंकि कुछ लोग इंटेंशन और मोटिव के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ इन क्रिमिनल लॉ द टर्म इंटेंशन is explained as deliberate cause and known effort to act in a particular manner which is not permitted by law. Against that, the word motive is defined as an implicit cause which instigates a man to do or not to do something. वही है impelling cause है, in other words. The intention of the person can be determined by the use of particular means and the circumstances that resulted in criminal offense. Conversely, the motive is the reason that drives a person to act or refrain from acting in a specific manner. Intention means to have in mind a fixed purpose to reach a desired objective, so it indicates that the man is consciously shaping his conduct to bring forth a specific event, while motive is an emotion which impels a man to do that particular act. So while intention is expressly defined for the purpose of crime under various penal statutes like IPC, UAPA, NDPS Act, etc., the motive is a hidden or implied purpose. Although it is relevant under Section 8 of the Indian Evidence Act, it has not been expressly defined anywhere except in the court judgments. All right. So ऐसे समझिए, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, इलस्ट्रेशन की बेस पे आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा कि अगर एक आदमी है वो बी को मार रहा है, जान ले रहा है उसकी, लेट अस सपोज ही वॉज प्रोवोक्ड बाय बी, ठीक है, ए स्टैब वुंड मारता है बी पे बिकॉज बी यूज टू प्रोवोक हिम डेली. नाउ वन डे ए हैड एनफ एंड ही स्टैब्ड बी टू डेथ. अब ऐसे में जब उसने स्टैब मारा बी की बॉडी पे, तो उसका इंटेंशन क्या था? लेट अस सपोज उसने चेस्ट एरिया पे मारा, तो उसका इंटेंशन था उसकी जान लेने का, ठीक है. और लॉ किस चीज़ से कंसर्न होगा? हिज इंटेंशन टू किल. पर उसका मोटिव क्या था यहाँ पे? उसका मोटिव था कि यार ये रोज बी मुझे प्रोवोक करता है, ये इसको मैं एक ही बार में ख़त्म कर देता हूँ जिससे मुझे रोज रोज प्रोवोकेशन ना मिले. ये मोटिव था उसका. इस मोटिव को अकम्प्लिश करने के लिए उसने अपना एक इंटेंशन फॉर्म किया. You're getting my point? So the intention would relate to means while motive would relate to the ends. ठीक है, जब A ने B को मारा चेस्ट पे, स्टैब वुंड दिया B को, तो उसका इंटेंशन था B की जान लेना. पर क्यों उसने वो इंटेंशन बनाया? उसने वो इंटेंशन इसलिए बनाया क्योंकि B used to provoke him daily. So one day he had enough and he thought that I would now murder him. सो दैट ये जो रोज़ रोज़ का प्रोवोकेशन है एक बार में बंद हो जाए. ऑल राइट, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मोटिव और इंटेंशन ये थोड़े अलग अलग चीज़ें होती हैं. अब ये प्राइमरली आईपीसी का टॉपिक है तो यहाँ पे ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर सकता एविडेंस में. ये बस मैं आपको एक शॉर्ट सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि येस देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू. नाउ आई कम टू द केस ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस जीत सिंह. अब इसमें क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल रीइटरेट किया था मोटिव को लेके और बोला, नो डाउट इट इज़ अ साउंड प्रिंसिपल टू रिमेंबर दैट एवरी क्रिमिनल एक्ट वाज डन विद अ मोटिव, बट इट्स corollary is not that no criminal offense could be committed if prosecution has failed to prove the precise motive of the accused to commit it. मतलब कोर्ट कह रहा है कि ये तो सही है कहना कि हर क्रिमिनल एक्ट के पीछे एक मोटिव होता है, बट ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कहना कि आप क्रिमिनल ऑफेंस प्रूव ही नहीं कर सकते जब तक प्रोसिक्यूशन मोटिव ना दिखा पाया अक्यूज्ड का. ठीक है, सो नाउ द कोर्ट कंटिन्यूज एंड सेज दैट व्हेन द प्रोसिक्यूशन सक्सीडेड इन शोइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सम आयर फॉर द अक्यूज्ड टुवर्ड्स द विक्टिम, आयर का मतलब गुस्सा, the inability to further put on record the manner in which such ire would have swelled up in the mind of the offender to such a degree as to impel him to commit the offense cannot be construed as a fatal weakness of the prosecution. It is almost an impossibility for the prosecution to unravel the full dimension of the mental disposition of an offender
towards the person whom he offended. ठीक है, इसको भी याद रखिएगा. प्रिंसिपल एक लाइन में इसको मैं समराइज भी कर सकता हूँ. वो प्रिंसिपल यही है कि हर केस में आपको मोटिव प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है व्हेन द केस इज़ बीइंग प्रूव्ड बाय अदर एविडेंसेस. इन अदर वर्ड सुप्रीम कोर्ट वही कह रहा है. वो कह रहा है कि भाई हर क्राइम में मोटिव ज़रूर होता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, पर इसका कोरोलरी इज़ नॉट ट्रू दैट क्रिमिनल ऑफेंस कैन नॉट बी प्रूव्ड इफ द प्रोसिक्यूशन हैज़ फेल्ड टू प्रूव द प्रिसाइज मोटिव. ठीक है, एक और केस आपको बताता हूँ. यूनिस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, रिपोर्टेड इन AIR 2003 Supreme Court, page number 539. Now in this case, Supreme Court said that it is well settled that where there is a direct evidence regarding assault and it is worthy of credence and can be believed, then the question of motive becomes more or less academic. Sometimes the motive is clear and can be proved, and sometimes the motive is shrouded in mystery and it is very difficult to locate the same. If, however, the evidence of eyewitness is creditworthy and believed by the court, which has placed implicit reliance on them, then the question whether there is any motive or not becomes wholly irrelevant. ठीक है, सो प्राइमरली मोटिव पे चीज़ें ख़त्म हो गई. एक और चीज़ याद रखिएगा कि कुछ कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें मोटिव इनहेरेंट होता है. जैसे डाउरी डेथ में मोटिव क्या होता है? डाउरी, राइट? सो in the cases of dowry debt which are punishable under section 304B, their motive is inherent. वहाँ पे मोटिव इनहेरेंट माना जाता है. ठीक है, वहाँ पे अलग से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती. सो मोटिव इज़ इनहेरेंट इन द केस ऑफ डाउरी डेथ्स. अब मैं आ जाता हूँ प्रिपरेशन में. व्हाट इज़ प्रिपरेशन? प्रिपरेशन कंसिस्ट्स इन डिवाइजिंग और अरेंजिंग द मीन्स और measures necessary for commission of a crime. Preparations on the part of the accused to accomplish the crime charged or to prevent its discovery or to aid his escape or to avert suspicion from himself are relevant on the question of his guilt. Where the question is whether A has committed an offense, the fact of his having procured the instruments which are used in commission of such offense would be relevant under section 8. अब इसको लेके इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं एविडेंस एक्ट में ही इटसेल्फ, तो प्रिपरेशन पे ज़्यादा एलैबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है. प्रिपरेशन आप खुद समझते हैं कि लेट अस सपोज कि ए बी को मारना चाहता है, तो उसके पर्पस के लिए उसने गन मंगवाई, गन खरीदी, गन को लोड किया और एक दिन डिसाइड किया कि भाई मैं इस दिन मारूंगा एक पर्टिकुलर पर्सन को, बी को, और फिर उस दिन जाके बी को मार देता है. तो प्रिपरेशन यहाँ पे क्या है? Preparation was procuring arms for that purpose. Procuring arms in order to commit the offense would be preparation within the meaning of section 8. ठीक है? But remember, in the case of preparation, merely by showing that प्रिपरेशन वॉज देयर, इन्फेरेंस ऑफ गिल्ट माइट नॉट अराइज. देखिए अराइज कर सकती है कुछ कुछ केसेस में, पर ये कोई इनफ्लेक्सिबल रूल ऑफ लॉ नहीं है. ठीक है, सो रिमेंबर नो इन्फेरेंस ऑफ गिल्ट विल अराइज वेयर द प्रिपरेशंस मे हैव बीन इनोसेंट और फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ समथिंग डिफरेंट दो इलीगल, और वेयर द क्राइम फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ विच द प्रिपरेशंस वर मेड may have been subsequently frustrated or voluntarily abandoned. तो अगर हमारे इलस्ट्रेशन में ए बी को मारने के लिए आर्म्स प्रोक्योर करता है और फिर आर्म्स को अबैंडन कर देता है, तो उसने प्रिपरेशन की पर अटेम्प्ट नहीं किया और ना क्राइम कमिट किया पूरी तरीके से, तो वहाँ पे ही कैन नॉट बी पेनलाइज फॉर दैट. सिमिलरली इसका मैं और भी एक एग्जाम्पल लेता हूँ, पॉइजन वाला. सो लेट अस सपोज ए इज इंडिक्टेड for murdering B by poisoning him, and it appears from evidence that shortly before A purchased a quantity of poison. Now this would raise inference of guilt, but if the defense showed that A has purchased the poison to kill rats or vermins, then this will overthrow the inference of guilt. ठीक है, याद रखिएगा ये नहीं है कि A ने पॉइजन खरीदा था और बाय इटसेल्फ अब ये है कि A गिल्टी. नो, अगर डिफेंस ने ये साबित कर दिया पलट के कि नहीं वो जो पॉइजन उसने खरीदा था वो उसने चूहे मारने के लिए खरीदा था, ना कि इंसान मारने के लिए, then that would overthrow the inference of guilt. Now similarly, if A
prepares a poisonous drink with the intention of killing B, but before he uses such poisonous drinks, he repents of his crime and abandons the idea of killing B, then this will also overthrow the inference of guilt. ठीक है, ये चीज़ों को याद रखिएगा. तो ये प्रिपरेशन भी हमारा ख़त्म हो गया. अब हम जरा सेक्शन 8 की रीडिंग कर लेते हैं. So now section 8 says motive, preparation and previous or subsequent conduct. Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact. ठीक है, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. ठीक है, ये थोड़ा एकेडमिक वैल्यू की है पर सुनिएगा कि देखिए सेक्शन 8 कह रहा है एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट. यहाँ पे फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट के पर्पस, दोनों पर्पस के लिए मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट की रेलेवेंसी मानी गई है. सिमिलरली ये जो लाइन है ना फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, ये सेक्शन 7 में भी आती है. लेकिन जब आप सेक्शन 6 पढ़ते हैं रेस जेस्टे का, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि रेस जेस्टे में जो सेक्शन 6 है वहाँ पे फैक्ट इन इशू के पर्पस के लिए ही रेस जेस्टे के फैक्ट रेलेवेंट बनाए गए हैं. रेलेवेंट फैक्ट से रेलेवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्शन 6 कहता है फैक्ट्स which though not in issue are so connected with fact in issue as to form part of same transaction are relevant whether they occurred at the same time or at same place, whether they occurred at the same time and place or different times and places. ये कहता है. पर सेक्शन 7 क्या कहता है? फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और अफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू. वो रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू दोनों की बात करता है. वैसे ही सेक्शन 8 किसकी बात करता है? फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट दोनों की. सेक्शन 6 ऐसी बात नहीं करता. ये मैंने बात आपको रेस रजिस्टर के लेक्चर में इसलिए नहीं बताई क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है उस वक्त, इसलिए मैं इस लेक्चर में बता रहा हूँ. इसका एक एकेडमिक पॉइंट है कि जो रेस रजिस्टर है वो फैक्ट इन इशू के ही कंटेक्स्ट में होता है, ना कि रेलेवेंट फैक्ट्स के कंटेक्स्ट में. ठीक है, जैसे कि मोटिव में आप देखेंगे कोई भी फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स मोटिव और प्रिपरेशन फॉर आइदर फैक्ट इन इशू और फॉर रेलेवेंट फैक्ट. ऐसी लाइन आपको सेक्शन 6 में नहीं मिलेगी. सेक्शन 7 में है और भी सेक्शंस में है, पर सेक्शन 6 में नहीं है. एनीवेज, दैट वाज एन एकेडमिक पॉइंट. नाउ गोइंग फर्दर, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग. प्रोसीडिंग बहुत वाइड टर्म है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है. क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी आ जाती हैं, एवरीथिंग आ जाता है. इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू or relevant thereto, and the conduct of any person an offense against whom is subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact, and whether it was previous or subsequent thereto. तो ये जो लास्ट लाइन अभी आपने देखी उसको मार्क कर लीजिए. जो ये लाइन है, if such conduct influences or is influenced by fact in issue or relevant fact. ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको किसी कंडक्ट को रेलेवेंट दिखाना है सेक्शन 8 में, then such conduct must be in reference to the fact in issue or relevant fact. Further, conduct must be such as is influenced or is influenced by, conduct must be such as influences or is influenced by the fact in issue or relevant fact. ठीक है. अब कुछ इंस्टेंसेस ऑफ कंडक्ट आप जान लीजिए. अगर मान लीजिए डिफेंडेंट से पूछा गया तुमने क्राइम कमिट किया है, एंड ही सडनली टर्न्ड पेल है, एंड जब वो अरेस्ट हुआ एंड डिफेंडेंट इज चार्ज विद लेट अस सपोज मर्डर, देन ही फेल्ड टू शेड टीयर्स और ही फेल्ड टू प्रोक्लेम हिज इनोसेंस, और इफ लेट अस सपोज the defendant in a case of rape offers to marry the girl or tries to bribe the police officials or tries to conceal his identity or absconds, then these are things which are relevant for the purpose of conduct. ठीक है, वो conduct की कैटेगरी के अंडर आएगा. सो कंडक्ट एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कंडक्ट इज एन एक्सप्रेशन इन आउटवर्ड बिहेवियर ऑफ द क्वालिटी और ऑपरेटिंग टू प्रोड्यूस दोज इफेक्ट्स. ठीक है, वो कंडक्ट होता है. तो सेक्शन 8 में किन पर्सन्स का कंडक्ट रेलेवेंट है? सी, पार्टीज टू द सूट और प्रोसीडिंग्स और देयर एजेंट, और
person against whom an offense is subject of a proceeding. ऑब्वियसली फर्स्ट कैटेगरी में अक्यूज्ड भी आ जाता है. तो कंडक्ट बोथ सिविल केसेस में भी रेलेवेंट होता है, क्रिमिनल केस में भी रेलेवेंट होता है, ये बात याद रखिए. तभी सेक्शन ने सूट लिखा है. सूट तो सिविल केसेस में होता है, क्रिमिनल केसेस में सूट नहीं होता. तो ये बात याद रखिएगा कि कंडक्ट जो है वो सिविल केसेस के लिए भी रेलेवेंट होता है और क्रिमिनल केसेस के लिए भी रेलेवेंट होगा. अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग सेक्शन 8 या एविडेंस एक्ट को इन जनरल क्रिमिनल लॉ के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं. लेकिन ध्यान रखिएगा, एविडेंस इज़ अ कॉमन सब्जेक्ट बोथ फॉर सिविल प्रोसीजर एंड क्रिमिनल प्रोसीजर. तो सिविल लॉ में भी जाएगा, क्रिमिनल लॉ में भी जाएगा. एक और पैरामीटर आप कंडक्ट का ध्यान में रखिएगा कि जो कंडक्ट का मैटर होता है वो उसी के खिलाफ रेलेवेंट होता है जिसने वो कंडक्ट किया. तो ऐसा मत समझ लीजिएगा कि को अक्यूज्ड का कंडक्ट इज रेलेवेंट अगेंस्ट द अदर को अक्यूज्ड. नो, इट इज़ नॉट. को अक्यूज्ड का कंडक्ट इज नॉट रेलेवेंट टू द अदर को अक्यूज्ड. जिसने कंडक्ट किया है उसी के खिलाफ उसका कंडक्ट रेलेवेंट हो सकता है. ठीक है. Always remember that for a conduct to be admissible under section 8, the following conditions, either of them must be satisfied. That it must be either in reference to the suit or proceeding, or in reference to any fact in issue or relevant fact, or secondly, it must directly be influenced or influences any fact in issue or relevant fact. ठीक है. अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन से नहीं कंप्लाई करता तो वो कंडक्ट इनएडमिसिबल हो जाएगा. ठीक है. अगर वो फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट से डील ही नहीं करता तो ऐसा कंडक्ट वुड बी इनएडमिसिबल. अब हम बाकी का सेक्शन और जरा इलस्ट्रेशंस पढ़ लेते हैं, तब मैं केस लॉस पे आता हूँ. नाउ एक्सप्लेनेशन 1. The word conduct in this section does not include statements unless those statements accompany and explain acts other than the statements. But this explanation is not to affect relevancy of statements under any other section of this act. तो जनरल रूल आपको इससे क्या मिलता है कि जनरली कंडक्ट में स्टेटमेंट नहीं आते unless those statement accompany and explain acts other than the statement. ठीक है. अभी इलस्ट्रेशन से बात क्लियर हो जाएगी. Explanation 2. When the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant. अब इस पर्पस के लिए इलस्ट्रेशन F और जो इलस्ट्रेशन G है वो रेलेवेंट हो जाते हैं. ठीक है. ये जो एक्सप्लेनेशंस आप देख रहे हैं इलस्ट्रेशन F और G इस बात को लेके थोड़ा रेलेवेंट होते हैं. तो अभी पहले हम लोग इलस्ट्रेशंस लाइन से पढ़ लेते हैं. फर्स्ट A. A is tried for murder of B. The fact that A murdered C and that B knew that A had murdered C and that B had tried to extort money from A by threatening to make the knowledge public are relevant. अब illustration A किस चीज़ का illustration है? मोटिव का. ये मोटिव दिखा रहा है. ठीक है कि A के पास मोटिव था B को मारने के लिए. Now we come to illustration B. A sues B upon a bond for payment of money. B denies making of that bond. The fact that at the time when the bond was alleged to be made, B required money for a particular purpose is relevant. ये क्या दिखाता है? ये भी मोटिव दिखाता है. Then we come to illustration C. A is tried for murder of B by poison. The fact that before the death of B, A procured a poison similar to that which was administered to B is relevant. ये क्या दिखाता है? Preparation. Now we come to illustration D. The question is whether a certain document is a will of A. The fact that not long before the date of the alleged will, A made inquiry into the matters to which the provision of the alleged will relate, that he consulted wakils in reference to making of the will, and that he caused drafts of other wills to be prepared, of which he did not approve, are relevant. ये भी किसका illustration है? Preparation का. Then we come to illustration E. A is accused of a crime. The fact that either before or at the time of or after the alleged crime, A provided evidence which would tend to give facts of the case an appearance favorable to himself, or that he destroyed or concealed evidence, or prevented the presence or procured the absence of witness, or suborned the persons to give false evidence respecting it, are relevant. ये किसका illustration है? Conduct का. Then we come to illustration H. The question is whether A committed a crime.
The fact that A absconded after receiving a letter warning him that the inquiry was being made for a criminal and the contents of the letter are relevant. ये किसका illustration है? Conduct का. ये मैं सीधे illustration H पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने illustration F और G थोड़े skip कर दिए क्योंकि उसका purpose है, उसको थोड़ा अलग से explain करना होगा क्योंकि उसमें statements involve हो जाते हैं ना explanation के. So I'll continue. Illustration I. A is accused of a crime. The fact that after commission of the alleged crime, he absconded or was in possession of property or the proceeds of property acquired by crime or attempted to conceal things which were or might have been used in committing it are relevant. अब जरा मैं यहीं रुक जाता हूँ और illustration F और G जरा पढ़ता हूँ. अब illustration F कहता है the question is whether A robbed B. The fact that after B was robbed, C said in A's presence, the police are coming to look for a man who robbed B, and that immediately afterwards A ran away are relevant. ये explanation से जोड़ता है क्योंकि यहाँ पे statement जो है it is affecting the conduct, तो यहाँ पे statement section 8 में admissible होगा because that statement affected the conduct and it falls under the explanation 2. Now similarly, illustration G. The question is whether A owes B 10,000. The fact that A asked C to lend him money and D said to C in A's presence and hearing, I advise you not to trust A, for he owes B 10,000 rupees, and that A went away without making any answer, would again be relevant. अब ये जो illustration है ना, ये एक मैगजिम का है, क्वी टैसी कंसेंटायर वेडेटर. इसका मतलब है साइलेंस गिव्स कंसेंट. लेकिन इंडिया में ये जो मैगजिम है बड़े क्वालिफिकेशन के साथ ली जाती है, जनरली मानी नहीं जाती है क्योंकि कभी कभी एक ऑनरेबल मैन किसी चीज़ का रिप्लाई करना ज़रूरी नहीं समझता. तो कोर्ट जो है ना साइलेंस को कंसेंट नहीं मान लेता है, पर आप लोग अपनी डेली लाइफ में साइलेंस को कंसेंट मान लेते हैं कि मान लीजिए आपसे अगर कोई काम करने को कहा जाए और आप हाँ या ना में जवाब ना दें, एंड लेट अस सपोज अदर पर्सन इज़ अ सुपीरियर अथॉरिटी एज कम्पेयर टू यू, तो आप बिना कुछ कहे कंप्लाई करने लगते हैं, तो इसका मतलब है आपके साइलेंस ने कंसेंट दे दी. सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे कि आपने क्या एक पर्टिकुलर चीज़ की थी या नहीं, ठीक है, क्राइम नहीं बोलूँगा, लेट अस सपोज यू डिड अ पर्टिकुलर थिंग और नॉट एंड यू आर साइलेंट, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे, नाइदर यू आर अफर्मिंग इट नॉर यू आर डिनाइंग इट. तो ऐसा पर्सन जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है वो जनरली आपका जो डिनायल है उसको कंसेंट मान लेता है और बोलता है कि आप ही ने किया है, मतलब ठीक है, एक डिनायल में भी वो एक असर्शन मान लेता है, ऐसा अक्सर होता है. तो ध्यान रखिएगा, साइलेंस गिव कंसेंट को बहुत क्वालिफिकेशन के साथ लिया जाता है. इंडिया में जनरली ये बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट में इसका एप्लीकेशन होता है. अब देखिए एग्ज़ाम में आपको इस मैगज़ीन से कोई सवाल आना नहीं है, प्रैक्टिकली मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता है. नाउ आई कम टू इलस्ट्रेशन जे एंड के. नाउ इलस्ट्रेशन जे, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज ravaged. The facts that shortly after the alleged rape she made a complaint relating to the crime, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. The fact that without making a complaint she said that she had been ravaged is not relevant as a conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration or as corroborative evidence under section 157. Now I come to illustration K. The question is whether A was robbed. The fact that soon after the alleged robbery he made a complaint relating to the offense, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. The fact that he said he had been robbed without making any complaint is not relevant as the conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration under section 32 clause 1 or as corroborative evidence under section 157. So now let me give you a law point on the explanation read with these relevant illustrations. illustration J and K, ठीक है. एक चीज़ पहले याद रखिए, that conduct may in certain circumstances include statements as well as acts. ये तो आपको अब तक पता चल गया है. But in doing so,
it will still retain the difference between an act and a statement, because there is a clear difference between statement and an act. A statement must consist of words, whether spoken or written or spelled out, as would be done by a mute person on his fingers or otherwise. Acts, however, exclude words and cannot be translated into words. तो अगर व्यक्ति भाग जाता है या वो कोई ऐसा कंडक्ट करता है जिसके साथ स्टेटमेंट अकम्पनी नहीं होता, तो वो स्टेटमेंट में नहीं आएगा, वो कंडक्ट है. कंडक्ट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. तो पहले चीज तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि स्टेटमेंट और कंडक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. पर जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो एक्सप्लेनेशन उन केसेस की बात कर रहा है, एक्सप्लेनेशन 1 and 2, कि जहां पे अ पर्सन हुज कंडक्ट इज इन डिस्प्यूट mixes up together his actions and statements, then in such cases those actions and statement may be proved as a whole. अगर किसी पर्सन का कंडक्ट ऐसा है जिसमें स्टेटमेंट और एक्शन दोनों शामिल है, तो उस सिचुएशन के लिए ही स्टेटमेंट्स भी अलाउ किए जाएंगे सेक्शन 8 में एडमिट होने के लिए. पर ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, जनरल रूल नहीं है. जनरल रूल क्या है कि कंडक्ट में स्टेटमेंट नहीं आते, जनरल रूल का एक्सेप्शन है. ठीक है. और एक्सेप्शन कब काम करता है? एक्सप्लेनेशन बताती है कि एक्सेप्शन कब काम करता है. एक्सप्लेनेशन बताती है इट पॉइंट्स टू अ केस दैट अ पर्सन हुज कंडक्ट इज इन डिस्प्यूट मिक्सेस अप टुगेदर एक्शन एंड स्टेटमेंट्स, देन इन सच केसेस दोज एक्शन एंड स्टेटमेंट्स मे बी प्रूव्ड एज अ होल. For instance, let us suppose a person is seen running down a street in a wounded condition and calling out the name of his assailant and the circumstances under which the injuries were inflicted. ये वो स्ट्रीट पे दौड़ते दौड़ते बताता जा रहा है और अपने assailant का नाम चिल्ला रहा है और बता रहा है कि किसने उसे मारा. Here what the injured person says and what he does may be taken together and proved as a whole. ठीक है. और कौन सा conduct relevant है under this section? Only that conduct which influences or is influenced by the fact and issue or relevant fact. अब ध्यान रखिएगा, एक सिविल का भी एग्जांपल दे देता हूँ. जब रिटन इंस्ट्रूमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पे भी कोर्ट कंडक्ट ऑफ द पार्टीज देखता है. फॉर दैट पर्पस इट इज़ वेरी रेलिवेंट. सो नाउ आई कम टू अनदर कंसेप्ट. अच्छा, ये एडवांस कंसेप्ट है, आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा मैं, पर फिर भी बताए दे रहा हूँ. अब ये कंसेप्ट ये है, और ये इलस्ट्रेशन जे और के से रिलेट करता है ज़्यादा, कि इफ़ अ फैक्ट इज स्टेटेड इन आंसर टू अ क्वेश्चन, ये लिख लीजिएगा अगर आपका मन करे. इफ़ अ फैक्ट इज स्टेटेड इन आंसर टू अ क्वेश्चन, विल इट अमाउंट टू मेकिंग अ कंप्लेंट और नॉट? अब ये क्वेश्चन अराइज किया था आर वर्सेस ऑसबॉर्न में. अब इसका साइटेशन है 1905 वॉल्यूम नंबर 1, क्वींस बेंच डिवीजन, पेज नंबर 551. अब इसमें accused was tried for an indecent assault upon a girl aged 12. Another girl aged 11 told the court that she had gone for a while, leaving the prosecutrix alone with the accused shortly before the alleged offense, and that on her way back she met the prosecutrix running home and naturally asked her, "Why are you going home? Why did you not wait until we came back?" Then she named the offender and described the offense. Now, this entire circumstance of narration, that what happened, this was held to be a complaint and was held to be relevant. Now, Justice Middeley explained the principle, and I am quoting him now. He said, "It appears to us that mere fact that statement is made in answer to question in such cases is not of itself sufficient to make it inadmissible as complaint. Questions of suggestive or leading character will indeed have the effect and will render inadmissible." लीडिंग कैरेक्टर के वो क्वेश्चंस कहलाते हैं कि जिसका आंसर आपको पता होता है. कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट अस सपोज यू लिव इन अ पर्टिकुलर लोकेशन, सोचिए आप दिल्ली में मान लीजिए वसंत कुंज में रहते हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि तुम वसंत कुंज में ही रहते हो ना, एंड आई वेरी वेल नो दैट यू लिव इन वसंत कुंज. तो ये लीडिंग क्वेश्चन हुआ. ठीक है. तो कोर्ट कह रहा है क्वेश्चंस ऑफ सजेस्टिव और लीडिंग कैरेक्टर विल इंडीड हैव दैट इफेक्ट एंड विल रेंडर इट इनएडमिसिबल, बट द क्वेश्चन सच एज दिस
put by the mother or other person as in regards to what is the matter or why are you crying will not do so. These are natural questions which a person in charge will be likely to put. If the circumstances indicate that, but for questioning there, probably would have no complaint, the answer would be inadmissible. If the questions merely anticipate a statement which the complainant was about to make, it is not rendered inadmissible by the fact that the questioner happens to speak first. अब मैं दूसरे शब्दों में बात करता हूँ. एंड कोट जस्टिस मिलर का जो कोट था ख़त्म हो गया आर वर्सेस ऑसबॉर्न में. अब मैं इसको दूसरे सब टर्म्स में बताता हूँ कि व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ स्टेटमेंट एंड कंप्लेंट. उसी की बात की जा रही है कि इफ़ अ फैक्ट इज स्टेटेड इन आंसर टू अ क्वेश्चन इट वुड विल इट अमाउंट टू मेकिंग अ कंप्लेंट और नॉट. तो इसके लिए टेस्ट दिया गया है. द टेस्ट इज that whether a statement was made in response to a question asked or it would have been made even if the question was not asked. तो अगर ऐसी situation है then the latter would be the complaint. Then if the question merely anticipates a statement which the complainant was about to make, it is not rendered inadmissible by the fact that the questioner happens to speak first. For example, somebody asks, "What is the matter? Why are you crying?" Then here the questioner is speaking first, and if the victim of the offense narrates the entire incident, then such questions would be termed as natural questions which a person in charge would be likely to put. And then another thing that is there is that essential difference between a statement and the complaint would be that the complaint is made with a view to redress or to punish the offender, and it is made to someone in authority. Then that person in authority can be a police person, a parent, or some other person to whom the complainant is justly entitled to look for assistance or protection. Well, the statement can be any other thing and it may include कंप्लेंट इटसेल्फ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा अगर आप ये एडवांस कंसेप्ट समझना चाहते हैं, क्योंकि किसी किसी सिचुएशन में स्टेटमेंट इनएडमिसिबल भी हो सकता है, क्योंकि अगर वही स्टेटमेंट सजेस्टिव या लीडिंग कैरेक्टर का हुआ देन दैट वुड बी इनएडमिसिबल. याद रखिएगा. अब मैं वापस थोड़े सिंपल कंसेप्ट्स पे आ जाता हूँ. अब ये है कि अगर मान लीजिए कि इंजर्ड पर्सन पुलिस स्टेशन में बता रहा है कि उसको इंजरीज कैसे हुई, उसको किसने मारा, कहाँ मारा, और उसको बाकी जो इंजरीज हुई हैं वो किसने इन्फ्लिक्ट की हैं, सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता है पुलिस स्टेशन में. तो दैट इज़ अ कंडक्ट ऑफ द इंजर्ड पर्सन विच इज़ अकम्पनीड बाय स्टेटमेंट. तो ये रेलेवेंट होगा सेक्शन 8 में. ठीक है. अब अभी मैंने आपको जो एडवांस कंसेप्ट बताया है ना, वो किस कंटेक्स्ट में बताया है कि देखिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्टिंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एविडेंस ऑफ कंप्लेंट तो आप हमेशा दे सकते हैं, बट एविडेंस ऑफ स्टेटमेंट इज ओनली अलाउड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज when it is admissible by the Indian Evidence Act. For example, when it becomes the part of res geste or it is relevant under some other section, तभी वो एडमिट किया जाएगा, वरना नहीं एडमिट किया जाएगा. पर एविडेंस ऑफ कंप्लेंट इज़ ऑलवेज अलाउड. इसीलिए डिफरेंस थोड़ा एसेंशियल हो जाता है. इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया. ये एक्चुअली प्रैक्टिस में बहुत काम आती हैं ये सारी चीज़ें, कि आपको पता होता है कि क्या चीज़ एडमिसिबल होनी चाहिए, क्या चीज़ एडमिसिबल नहीं होनी चाहिए, और आप उस पर ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हैं अगर आप देख रहे हैं रिलेवेंट मैटर एडमिट किया जा रहा है. तो आपको मोटा मोटा ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगे. तो लेट अस सपोज आपको और इलस्ट्रेशन दे देता हूँ कंडक्ट के. अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, उस पर किसी क्राइम का चार्ज लगा है और वो सडनली अपनी एक एलाबाई के लिए एविडेंस क्रिएट करने लगता है, फॉल्स एलाबाई की प्ली लेता है और अपने फेवर में फॉल्स एविडेंस क्रिएट करने लगता है. तो ये भी कंडक्ट सब्सिक्वेंट कंडक्ट की कैटेगरी में आएगा. ठीक है. सब्सिक्वेंट कंडक्ट इसलिए क्योंकि क्राइम कमीशन के बाद वो ये सारी चीज़ें कर रहा है. अब मैं एक लोकस क्लासिकस पे आ जाता हूँ, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला डिसाइडेड ऑन 27 फरवरी 1885. अब इस केस में दो क्वेश्चन डायरेक्टली कोर्ट के कंसिडरेशन में थे. पहला कि व्हेन अ विटनेस इज कॉल्ड who deposes to having put certain questions to a person and the cause of whose death is the subject matter of a trial and which questions have been
has been responded to by certain signs, can such question and signs taken together be properly regarded as verbal statements under section 32 of the Indian Evidence Act, or are they admissible under any other sections of this act, particularly under section 8? तो इस केस में दो चीज़ें मैटर कर रही थी. पहला कि क्या ये जो हैंड जेस्चर्स हैं या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्या ये सेक्शन 8 की कैटेगरी में आता है कंडक्ट में, और सेकंड पार्ट था क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन में आता है या नहीं. अब जरा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या हुआ था. इन दिस केस द अक्यूज्ड वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर ऑफ अ यंग गर्ल who was a prostitute, and she was attacked while she was asleep in her home, and it was already morning and there was sufficient light to enable her to identify her assailant. Now the assailant had cut her throat with a razor, and due to that she was rendered incapable of verbally communicating. ठीक है, she was incapable of verbal communication in this case. Then she was taken to the police station and then to a hospital. And in hospital there were attempts made in order to know the name of the accused. But since she was unable to speak because of the reason her throat being cut, she answered by the signs of her hand. When the name Abdullah was mentioned, she made an affirmative sign, and after 2-3 more days she died. Now a reference was made to the full bench over the question whether the signs of hands made in response to questions put to her were relevant under section 8 as the conduct of the injured person. The majority held that section 8 was not applicable. Section 8 नहीं apply करता, ठीक है, because the conduct to be relevant under section 8, the conduct must be influenced directly by a fact in issue or relevant fact and not by interposition of words spoken by third persons. The signs of hands were not influenced by facts, but the question asked by the authorities. ठीक है, जो साइंस थे जो उसने मेक किए थे वो फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट से अराइज नहीं कर रहे थे, वो उन क्वेश्चन से अराइज कर रहे थे जो उससे हॉस्पिटल में पूछे गए. एंड बट फॉर दोज क्वेश्चंस देयर वाज नथिंग इन देम टू कनेक्ट एनीबडी विद द इंजरी. अगर उन साइंस को अलोन आप कंसिडर करें तो दैट वुड नॉट इंडिकेट एनीथिंग. तो सेक्शन 8 में वो रेलेवेंट नहीं पाया गया, लेकिन एज अ डाइंग डिक्लेरेशन वो रेलेवेंट पाया गया. अब जस्टिस महमूद इस केस में डिसेंट कर गए थे और मेरे हिसाब से उनका डिसेंटिंग जजमेंट एकदम सही है ना. ये जो मेजॉरिटी का ओपिनियन है ये मुझे ओवरली लीगलिस्टिक लगता है, और जो जस्टिस महमूद का जजमेंट था दैट वाज प्रॉपरली करेक्ट, बिकॉज जस्टिस महमूद डिड नॉट एग्री विद द मेजॉरिटी एंड रिगार्डेड द कंडक्ट टू बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8 एक्सप्लेनेशन 1, because he said that it points to a case in which the person whose conduct is in dispute mixes up together actions and statement, and in such case those actions and statements may be proved as a whole. And he elaborated illustration F of section 8 and said that although A's conduct is undoubtedly influenced by the fact in issue, it is only influenced through intervention of third person C. The word conduct does not mean only such conduct that is directly and immediately influenced by fact and issue or relevant fact, because in the present case the deceased would have not acted as she did if it had not been for the actions of the accused person and the actions of the person who questioned her. कि accused person ने जब उसका गला काटा तभी तो she is making that sign, और उससे पूछा ही क्यों जा रहा है कि किसने तुम्हें ये इंजरी की, because इंजरी वॉज अ फैक्ट एन इशू, कि इंजरी किसने की दैट वॉज एन फैक्ट एन इशू. तो उससे ही रिलेट कर रहा था जब वो सारी चीज़ें. तो अकॉर्डिंग टू जस्टिस महमूद ही वॉज लाइक दैट वाई इज इट नॉट कंडक्ट, क्यों ये कंडक्ट में नहीं आता. एंड अकॉर्डिंग टू मी, जस्टिस महमूद कह रहे थे, अकॉर्डिंग टू मी इट इज कवर्ड विद इन द वर्ड कंडक्ट बिकॉज सच एक्शंस आर डायरेक्टली एंड इमीडिएटली इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट एन इशू और रेलेवेंट फैक्ट, एंड देयर इज नो डिफरेंस in principles between an act of A in running away when he told the police were coming and the act of the deceased in moving her hand in answers to the question, and both cases of conduct would be relevant
अंडर सेक्शन 8। अब देखिए ये डिसेंटिंग ओपिनियन है दैट दिस डज नॉट ले डाउन द करेक्ट लॉ, तो ये सिर्फ एकेडमिक वैल्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम में नहीं कोट कर सकते जब तक डिसेंटिंग ओपिनियन ही ना पूछ लिया जाए, जो कि नहीं पूछा जाता है। मेजॉरिटी ओपिनियन ये था कि ये सेक्शन 8 में नहीं आता, और मेजॉरिटी ने क्यों ये होल्ड किया, क्योंकि मेजॉरिटी ने इन लाइन पे फोकस किया कि जब आप सेकंड पैराग्राफ देखते हैं सेक्शन 8 का, तो कहता है कि कंडक्ट तभी रेलेवेंट है when in reference to a suit or proceeding or it is in reference to fact and issue therein or relevant thereto। फिर कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन रेफर की, सेक्शन रेफर किया, और फिर इस क्वेश्चन पे आया कि क्या डिड अब्दुल्ला किल द डिसीज बाय कटिंग हर थ्रोट। देन कोर्ट ने देखा रिकॉर्ड पे तो यही चीज़ है कि शी मेड सम हैंड जेस्चर्स, और वो हैंड जेस्चर जो थे दोज वर इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चनिंग ऑफ द अथॉरिटीज़, है ना, अथॉरिटीज़ ने क्वेश्चन किया तभी उसने वो हैंड जेस्चर्स किए। तो कोर्ट ने मेजॉरिटी में कहा कि अगर हम सिर्फ इस हैंड जेस्चर्स को ले लें तो ये फैक्ट इन इशू से नहीं अराइज कर रहे हैं, ना ये रेलेवेंट फैक्ट से अराइज कर रहे हैं, दे आर इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस विच द अथॉरिटीज मेड टू हर। फिर जजेस ने एक्सप्लेनेशन 2 भी रेफर की और बोलते हैं कि इफ द एक्सप्लेनेशन 2 इज ब्रॉट इन then it is obvious that before you can let in words of a third person, you must show that the conduct which they allege to have effect is relevant. And in the present case, it is clear that until you let in the words, the conduct is not relevant. And therefore, the words cannot be let in because the condition precedent to their admissibility has not been satisfied, and that not having been done, the whole basis of its admission fails. फिर जजेस ने एक एग्जाम्पल दिया, वही एग्जाम्पल, अ पर्सन इज seen running down a street in a wounded condition and calling out the name of his assailant and circumstances under which the injuries were made. Here what the injured person says can be taken together with his conduct and proved as a whole. But the case would be very different if some passerby stopped him and suggested some name or asked some question of leading character regarding the transaction. If a person were found making such statements without any questions first being asked, then his statement might be regarded as a part of his conduct. But where the statement is made merely in response to some questions or suggestions, it shows a state of things introduced not by the fact and issue, but by the interposition of something else, namely third party. For these reasons, I think that the signs made by the deceased cannot be admitted by the way of conduct under section 8 of the Indian Evidence Act. पर ध्यान रखिएगा, ये डाइंग डिक्लेरेशन में आ गए थे, डाइंग डिक्लेरेशन में कवर्ड था पर सेक्शन 8 में कवर्ड नहीं था। प्राइमरली वो ये कह रहे थे कि देखिए ये फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था, ये तो क्वेश्चंस के फॉर्म में इन्फ्लुएंस हुआ था, और क्वेश्चंस क्या कहते हैं वॉज सजेस्टेड बाय अ थर्ड पर्सन। तो जब एक्सप्लेनेशन 1 और 2 देखा कोर्ट ने, तो उन्होंने बोला कि देखिए जनरली स्टेटमेंट आते ही नहीं है कंडक्ट की कैटेगरी में, है ना, वो कंडक्ट तभी उसकी कैटेगरी में आते हैं, सॉरी वो स्टेटमेंट्स तभी कंडक्ट की कैटेगरी में आते हैं जब वो स्टेटमेंट्स अकम्पनी एंड एक्सप्लेन एक्ट्स अदर देन द स्टेटमेंट, या when such statements are made to the person whose conduct is in question, and such statements are made in his presence and hearing, and statements have the tendency to affect such conduct, तभी वो relevant होगा। तो कोर्ट ने इस केस में पाया कि यहाँ पे स्टेटमेंट और कंडक्ट इस तरीके से मिक्स्ड नहीं है कि कोर्ट एज अ वोल सबका प्रूफ अलाउ कर दे कि हाँ ये सारी चीज़ें सेक्शन 8 में एडमिट कर लें। कोर्ट ने देखा कि यहाँ पे स्टेटमेंट एकदम अलग है, फैक्ट एंड इशू, रेलेवेंट फैक्ट वो एकदम अलग है। फैक्ट एंड इशू क्या है कि किसने इनकी गर्दन पे इंजरी कॉज की, किसने इनकी जान ली, एसेट्रा एसेट्रा, वो जो सारी चीज़ें हैं वो फैक्ट एंड इशू का पार्ट है, और फिर उसको लेके जितने भी रेलेवेंट फैक्ट है वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो सवाल जवाब हो रहा था और जिसके आंसर में एक जेस्चर्स किए गए, दैट वॉज अ टोटली डिफरेंट थिंग, वो एकदम डिफरेंट ट्रांजैक्शन था अकॉर्डिंग टू द कोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में बस इतना ही लिखना है कि अगर ये आ जाए जजमेंट, ठीक है, ये अक्सर जजमेंट पूछा जाता है, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 8 में रेलेवेंट नहीं होंगे हैंड जेस्चर्स, ठीक है, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन में रेलेवेंट हो जाएंगे क्योंकि थोड़ा ओवरलैप करता है उधर, इट बिकम्स रेलेवेंट इन द केस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। तो ये हो गया।
अब मैं कुछ आपको इंस्टेंसेस दे देता हूँ कंडक्ट के। अब पहले मैं आपको इंस्टेंस दूंगा जहाँ पे एब्सकॉन्डिंग को कंडक्ट मान लिया गया है। पहले एब्सकॉन्डिंग की डेफिनेशन दे देता हूँ। देखिए, टू बी एन एब्सकॉन्डर इन द आई ऑफ लॉ, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन शुड हैव रन अवे फ्रॉम हिज होम. It is sufficient if he hides himself to evade the process of law, even if the hiding place be his own home. अपने घर में छुप के भी एब्सकॉन्डिंग, अपने घर में छुपना भी एब्सकॉन्डिंग करार दिया जा सकता है. For this reason, you can refer Kartare and others versus State of Uttar Pradesh, where the Supreme Court gave this definition. Then I come to the case of Thimma alias Thimma Raju versus State of Mysore, decided on 2nd April 1970. Now in this case, appellant absconded when the police got suspicious of his complicity in the offence. The Supreme Court held that it is true that the appellant did make himself scarce with the effect from September 1, 1967 till the time he was arrested on September 5, 1967, and his conduct is relevant under Section 8 of the Indian Evidence Act and might as well be indicative of some extent of guilt in his mind. But absconding by itself is not the only conclusion which it must lead to the court. Even innocent person may, when suspected of grave crimes, be tempted to evade arrest. Such is the instinct of self-preservation in an average human being. तो ये भी याद रखिएगा. देखिए, क्राइम के एलिगेशन लगने के बाद अगर आदमी भाग जाए तो ये एक तरीके से ये कंडक्ट में आता है, लेकिन उससे एक प्रीडोमिनेंट आप ये ग्राउंड नहीं बना सकते कि इसका मतलब है यही गिल्टी है. नहीं, क्योंकि कभी कभी ये होता है अगर इनोसेंट पर्सन भी सस्पेक्टेड है किसी ग्रेव क्राइम को करने के लिए तो वो भी टेम्प्टेड हो जाएंगे भागने के लिए, है ना. अब मैं आपको एक केस बताता हूँ जहाँ पे लॉजिंग ऑफ एन FIR वॉज कंसिडर्ड अ कंडक्ट. ठीक है, लॉजिंग ऑफ एन FIR वुड बी द कंडक्ट. अब यहाँ पे अक्यूज ने FIR फाइल की है. तो यहाँ पे भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है, वेरी इंटरेस्टिंग, डिसाइडेड ऑन 4th February 1994. Now in this case the FIR was filed while the accused himself and the entire FIR was of a confessional nature. And now you know that confession is prohibited by Section 25 of the Indian Evidence Act, that you cannot give a confessional statement to a police officer. And the Supreme Court said that no part of the confessional statement can be proved or received in evidence except to the extent as it's permitted by Section 27 of the Indian Evidence Act. But the conduct of the accused person himself lodging the FIR report and the fact of his giving information to the police only to that extent would be relevant under Section 8 of the Indian Evidence Act. And if the parts of the FIR which are non-confessional in nature, then that would also be relevant under Section 21 of the Indian Evidence Act. But if the entire FIR is of confessional in nature, then it is only the part of lodging FIR that would be relevant under Section 8. ठीक है, बाकी उसके कन्फेशनल नेचर या FIR के कॉन्टेंट्स रेलिवेंट नहीं होंगे. ये भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के का रेशियो है. अब एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि FIR, ध्यान रखिएगा, इज़ नॉट अ सब्सटैंशियल पीस ऑफ एविडेंस. इट कैन ओनली बी यूज टू कॉरोबोरेट और कॉन्ट्राडिक्ट अ पर्सन. ठीक है, कॉरोबोरेशन आप सेक्शन 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट से करेंगे और कॉन्ट्राडिक्शन बाय हैविंग रिजॉर्ट टू सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट व्हेन द इन्फॉर्मेंट अपीयर्स एज अ विटनेस एट द ट्रायल. तो जहाँ पे अक्यूज्ड खुद ही इंफॉर्मेशन लॉन्च करता है, then the fact of his giving information to the police is admissible against him as evidence of his conduct under Section 8. कि वो खुद आके FIR लॉन्च कर रहा है, ये कंडक्ट में रेलिवेंट है. लेकिन अगर FIR कन्फेशनल नेचर की है पूरी तरीके से, तो जो कंटेंट्स ऑफ द FIR है वो उसके खिलाफ नहीं यूज किए जा सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 25 बीच में आ जाएगा जहाँ पे कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर इज बार्ड. लेकिन द फैक्ट ऑफ हिज वॉकिंग टू द पुलिस स्टेशन लॉजिंग ऑफ एन FIR वुड बी रेलिवेंट अंडर Section 8. सिमिलरली अगर FIR नॉन कन्फेशनल नेचर की है तो वो रेलेवेंट हो जाएगी अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, एंड नॉन कन्फेशनल पार्ट ऑफ द FIR कैन बी यूज्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड. ठीक है. सिमिलरली इन Nagesha वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ऑल्सो, रिपोर्टेड इन AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 119, the apex court held that if the first information is given by the accused himself, the fact
of his giving information is admissible against him as an evidence of his conduct. अब मैं एक केस बताता हूँ जहाँ पे प्रोसिक्यूशन बता रहा था कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो 4 दिन तक ब्लड स्टेन क्लोथ्स पहना रहा और प्रोसिक्यूशन कोशिश कर रहा था कि ये कंडक्ट में ये एविडेंस एडमिट कर ले. सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? केस का नाम है खलील खान वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, डिसाइडेड ऑन 8 अक्टूबर 2003. सुप्रीम कोर्ट सेड इन आवर ओपिनियन देयर इज नॉट सफिशिएंट मटेरियल टू होल्ड द अपेलेंट गिल्टी बिकॉज फर्स्ट जो रिकवरी हुई ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स की, उस रिकवरी को जो पंच विटनेस थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया. रिकवरी के टाइम पे दे आर पंच विटनेस जो विटनेस करते हैं कि अक्यूज्ड के कंडक्ट से वो रिकवरी हुई है और अक्यूज ने बताया पॉइंट आउट की प्लेस जहाँ से रिकवरी हुई है. तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पहली बात तो हमें यही बात अजीब लग रही है कि आप कह रहे हैं कि जो अक्यूज्ड है वो ब्लड स्टेन क्लोथ्स 4 दिन तक पहना रहा और इतने सीरियस क्राइम में, मर्डर के क्राइम में, he was wearing clothes which are blood stained even after 4 days after commission of murder. Court said it is opposed to normal human conduct. And court also noticed the evidence of hostile witness that the recoveries were made at the police station. Then court said that this is not the safe case to place reliance on the part of the story of the prosecution and acquitted the accused. अब ये मैं आपको केस इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि कभी कभी प्रोसिक्यूशन फेक कंडक्ट लाने की कोशिश करता है. अब आप खुद सोचिए कि क्या है, अगर आदमी इंसेन नहीं है तो क्या वो ब्लड स्टेन क्लोथ्स पहना रहेगा? नहीं, नॉर्मली नहीं पहना रहेगा. अब एक चीज़ बताता हूँ कि क्या पॉइंटिंग आउट अ पर्टिकुलर प्लेस कैन इट बी टर्म्ड एज कंडक्ट? अब इसके लिए मैं आपको एक केस बताता हूँ, केरला हाई कोर्ट का है, वासुदेवन वर्सेस स्टेट. नाउ इन दिस केस द एक्शन ऑफ द appellant in leading the executive magistrate and pointing out the place where the dead body was buried was held to be admissible as conduct under section 8 of the Indian Evidence Act. अब एक जजमेंट बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जिस पे केरला हाई कोर्ट ने रिलाई किया था और इस पॉइंट पे लोकस क्लासिकस है. अब देखिए थोड़ा एडवांस पॉइंट है, ये है तो इस पॉइंट पे लोकस क्लासिकस, लेकिन एग्जाम में जनरली ये नहीं आता, दिल्ली जुडिशियल सर्विस में आ सकता है. केस का नाम है प्रकाश चंद वर्सेस स्टेट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, रिपोर्टेड इन 1979, वॉल्यूम नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर, पेज नंबर 330. नाउ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस laid down the principle that there is a clear distinction between the conduct of the person against whom the offence is alleged, which is admissible under section 8 of the Indian Evidence Act if such conduct is influenced by the fact in issue or relevant fact, and there is a difference between the statement made to a police officer in course of an investigation which is hid by section 162 of the CRPC. अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर देता हूँ 162 ऑफ द CRPC पे, जो लोग नहीं जानते हैं. देखिए एक चीज़ जान लीजिए, अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आपने किसी पुलिस ऑफिसर को कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो फर्स्ट यू डोंट नीड टू साइन दैट स्टेटमेंट. सेकेंडली दो स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड अंडर एनी इंक्वायरी और ट्रायल एक्सेप्ट as laid down in the proviso. Section 27 9 declaration और for the purpose of contradiction के लिए वो यूज़ किए जा सकते हैं. apart from that उनका कोई भी यूज़ नहीं हो सकता. तो ये CRPC का टॉपिक है ज़्यादा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में डिस्कस किए दे रहा हूँ. तो ये सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे 162 भी ओवरलैप कर रहा था और सेक्शन 8 भी ओवरलैप कर रहा था. तो कोर्ट ने इन दोनों सिचुएशन को कैसे डील किया और प्रिंसिपल क्या ले डाउन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. Now court said what is excluded by section 162 of the CRPC is a statement made to a police officer in course of an investigation, not the evidence relating to the conduct of the accused person, which does not amount to a statement. ठीक है, when confronted or questioned by a police officer during the course of the statement. For example, the evidence of circumstances simpliciter that the accused person led the police officer and pointed out the place where stolen articles or weapons which might have been used for commission of the offence were found hidden would be admissible as a conduct under section 8 of the Indian Evidence Act, irrespective of whether any statement by the accused contemporaneously or antecedent to such conduct fall within the purview of section 27 of the Indian Evidence Act. तो section 27 में रिकवरी स्टेटमेंट्स होते हैं, उस पर हम आगे आएंगे. पर राइट नाउ अभी आपको किस चीज़ से कंसर्न होना है? राइट नाउ एक चीज़ से कंसर्न रहिए कि जो फैक्ट ऑफ पॉइंटिंग आउट द प्लेस है
और जहाँ पे मान लीजिए कुछ चीज़ें हिडन पाई जाएं या जहाँ पे बताया जाए यहाँ पे डेड बॉडी है एक्सेट्रा, ये कंडक्ट में रेलिवेंट होगा. दैट वाज द पॉइंट हेल्ड in Prakash Chand versus State Delhi Administration. Similarly, in Zwingli Ariel versus State of Madhya Pradesh, the apex court held that evidence of when the accused started trembling and showed signs of being frightened on being questioned by the police officer, then the court held if this circumstance is proved, then that would be admissible under Section 8. Then we come to the case of Rao Shiv Bahadur Singh versus State of Vindhya Pradesh and State of Madras versus A. Vaidyanathan Iyer. And in both of these cases, apex court actually relied on the evidence relating to the conduct of the accused on being confronted by the police officer with the allegation that he had received a bribe. So in Rao Shiv Bahadur Singh, the case, the evidence relating to the conduct on which the reliance was placed was to the effect that the accused was confused and could furnish no explanation when questioned by the police officer. In Vaidyanathan Iyer case, the evidence to the effect was that the accused was seen trembling and he silently produced the notes from the fold of his dhoti when acted upon. ये दोनों ही चीज़ें कंडक्ट में लाई गई थी. ठीक है. Now next case that I would like to come to is the State Entity of Delhi versus Navjot Sandhu alias Afsan Guru, decided on 4th August 2005. अब इस केस में हाइड आउट और रिकवरीज बहुत हुई थी, इसलिए अफजल गुरु भी इसमें इन्वॉल्व था. और इसमें कई डिस्कवरी स्टेटमेंट्स लिए गए थे, कई ऑब्जेक्ट्स की डिस्कवरी हुई थी और हाइड आउट ऑफ द टेररिस्ट मिला था. अब इसमें क्या चीज़ सेक्शन 8 में रेलेवेंट पाई गई? दैट द सुप्रीम कोर्ट फाउंड दैट accused persons pointed out the places where the terrorist stayed and court held that they are admissible either under section 27 or under section 8 of the Indian Evidence Act, and they supplement the evidences which are furnished by the investigation officers, the landlord and the shopkeepers. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेक्शन 8 में भी रेलेवेंट होगा, और क्योंकि इन स्टेटमेंट्स की वजह से कुछ डिस्कवरी और ऑब्जेक्ट्स रिकवर हुए हैं तो ये सेक्शन 27 में भी रेलेवेंट होगा. Then the Supreme Court said that the evidence of the circumstances simpliciter that the accused pointed out to the police officer the place where the stolen article or weapons used in commission of the offence were hidden would be admissible as a conduct under section 8, irrespective of the fact whether the statement made by the accused contemporaneously with or antecedent to such conduct falls within the purview of section 27. तो कोर्ट कह रहा है कि अगर मान लीजिए रिकवरी ना भी होती, क्योंकि देखिए डिस्कवरी स्टेटमेंट तभी डिस्कवरी स्टेटमेंट माने जाते हैं अगर पुलिस को पता ना हो कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है. अगर पुलिस को ऑलरेडी पता है वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी डिस्कवरी नहीं हो सकती. लेकिन अगर लेट अस सपोज पुलिस को पहले पता है और अक्यूज पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो पार्ट है ये सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाएगा. और अगर मान लीजिए पुलिस को पता ही नहीं है कि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो ये पॉइंटिंग आउट सेक्शन 27 में भी रिलेवेंट होगी, क्योंकि उस वजह से डिस्कवरी ऑफ आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे. और दूसरा सेक्शन 8 में भी रिलेवेंट होगी बिकॉज इट इज़ द कंडक्ट ऑफ द अक्यूज पर्सन. तो कोर्ट कह रहा है कि अगर मान लीजिए डिस्कवरी ना भी हो तब भी हिज कंडक्ट ऑफ पॉइंटिंग आउट द प्लेसेस वुड बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 8. So I think the point of all of this is fairly settled, and that was it for today. मेजॉरिटी हम लोग ने मोटे प्रिपरेशन कंडक्ट का बहुत अच्छे से कर लिया है, और आई थिंक वी हैव समराइज द एंटायर पोजिशन ऑफ लॉ एंड एंटायर प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. नाउ यू नीड टू डू एन एक्सरसाइज विच इज अ थिंकिंग एक्सरसाइज एंड अ फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज एंड थिंक दैट वॉट वुड कम विद इन द पर्व्यू ऑफ कंडक्ट. ठीक है, नाउ keep in mind these principles, and now you have to think and inquire that what would come within the ambit of conduct, both on the civil side and on the criminal side. ठीक है, that is an exercise for you. मैंने तो एक illustrative list दे दी, आपको principles दे दिए, लेकिन ध्यान रखिएगा it is impossible to give an exhaustive list. तो ये आपको सोचना है और अपने everyday circumstances के हिसाब से चलना है कि क्या ये conduct में आएगा, क्या ये conduct में आएगा या नहीं आएगा. ठीक है, so that is it for today. I'll see you tomorrow.